हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोलेसेंस पीरियड का लास्ट चैप्टर करेंगे, चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट। यानी 12 से लेकर 19 साल के एज के दौरान जो चैलेंजेस और इश्यूज आते हैं एडोलेसेंस में, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस एज ग्रुप के डेवलपमेंट में काफ़ी फिजिकल, इमोशनल और सोशल चैलेंजेस होते हैं जो आज हम डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं आपको इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी और सब्जेक्ट कोड है MPC 002। आज हम ब्लॉक 3 का यूनिट 4 का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैं कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए एक कहानी के थ्रू समझते हैं। सोचो, एक लड़का है जिसका नाम है रोहन और एक लड़की है जिसका नाम है मीरा। दोनों अभी 12 से लेकर 19 साल की एज में हैं, मतलब एडोलेसेंस की फेज़ में है। ये वो टाइम होता है जब बचपन से एडल्टहुड की तरफ बढ़ा जाता है। इस वक्त उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे बॉडी का बढ़ना जिसको बायोलॉजिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस कहते हैं, सोचने का तरीका यानी कॉग्निटिव चेंजेस, फीलिंग्स और इमोशंस यानी साइकोलॉजिकल चेंजेस, और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो होता है सोशल चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस होते हैं इस पीरियड में। रोहन और मीरा को अपनी ज़िंदगी में नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे रोहन को अब प्राइमरी स्कूल से निकलकर जूनियर हाई स्कूल में जाना होता है और मीरा हाई स्कूल से आगे का सोच रही होती है या फिर किसी जॉब के बारे में प्लान कर रही होती है। ये ट्रांजिशंस उनके लिए एक्साइटमेंट के साथ साथ एंग्जाइटी भी लेके आते हैं। एक तरफ नया कुछ सीखने को मौका है तो दूसरी तरफ नए लोगों से मिलने का डर भी है। इसलिए एडोलेसेंस को कभी कभी स्टॉर्मी ईयर्स कहते हैं, मतलब ऐसे साल जहां बहुत सारी इमोशंस और कन्फ्यूजन्स होते हैं। अब रोहन और मीरा को एक और चीज़ फेस करनी पड़ती है, वो है अपनी आइडेंटिटी की खोज, मतलब मैं कौन हूँ, इसका जवाब ढूंढना पड़ता है उन्हें। दोनों को अपने पेरेंट्स से थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि उनके डिसीजंस वो खुद लें। इसलिए वो अपने दोस्त यानी पीयर्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से एक्सेप्टेंस और अपनापन मिलता है। कभी कभी ये एक्सेप्टेंस पाने के लिए वो ऐसे काम भी कर लेते हैं जो उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आते। एक दिन रोहन के पेरेंट्स को ये लगता है कि वो अपने आप को बहुत अलग तरीके से देख रहा है। उसे अपनी कुछ क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके पेरेंट्स को थोड़ा सरप्राइज़ होता है क्योंकि एडोलेसेंस के इस स्टेज में उनके बच्चे की सोच और पर्सनैलिटी भी इवॉल्व हो रही होती है। मीरा भी अपने पेरेंट्स से अलग अलग तरीके से बात करने लगी है क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेना चाहती है। आखिर में एडोलेसेंस का ये फेज़ एक जर्नी की तरह होता है जिसमें नए चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हर स्टेप पर रोहन और मीरा अपनी आइडेंटिटी को और ज़्यादा समझते हैं। इस वक्त में पेरेंट्स और पीयर ग्रुप्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकें। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि एडोलेसेंस एक चैलेंजिंग लेकिन इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस के थ्रू अपने आप को समझने का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे? एडोलेसेंस के सामने आने वाले चैलेंजेस को हम डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे लॉस ऑफ नॉर्मेल्सी से कोप किया जा सकता है, सेक्सुअलिटी और हाई रिस्क बिहेवियर्स के जो कारण होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बदलते नज़रिए यानी पर्सपेक्टिव जो बदलते रहते हैं इस एज ड्यूरेशन में, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर पाएंगे। इससे आपको एडोलेसेंस के क्रिटिकल इश्यूज़ को समझने और उनका एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं और पढ़ते हैं। तो एडोलेसेंस यानी 12 से लेकर 19 साल की एज एक ऐसी फेज़ जहां बचपन से एडल्टहुड की तरफ बढ़ते वक्त काफ़ी सारी चेंजेस जो है आती हैं, बॉडी में, सोचने के तरीके में, इमोशंस में और लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसमें भी।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी किस तरीके से एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है इस एज ड्यूरेशन में। तो इस वक्त जो एडोलेसेंट्स हैं वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके पेरेंट्स से अलग होती है। वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं और अपने दोस्त यानी पीयर ग्रुप के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। कभी कभी वो अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं और कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनका आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद सोशल चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे जैसे एडोलेसेंट्स प्राइमरी स्कूल से जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल जाते हैं उनके सोशल इंटरेक्शंस भी बदलते हैं। वो अब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं और एडल्ट से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इस वजह से कभी कभी एंग्जाइटी यानी चिंता या डिप्रेशन भी उनको हो सकता है। उसके बाद वेरिएबिलिटी इन डेवलपमेंट, यानी हर एडोलेसेंट्स अलग होता है। वेरिएबिलिटी मतलब अलग अलग, जो वेरी करे। एक ही उम्र के दो लोगों में डेवलपमेंट काफ़ी अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी का मूड, एनर्जी लेवल या कल्चरल बैकग्राउंड का असर उनके बिहेवियर पर होता है। इस दौरान कुछ अलग गलत हैबिट्स जैसे सब्सटेंस यूज़, इनकी आदत भी पड़ सकती है। उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस एज ड्यूरेशन में। अगर वो अपने बच्चे की बदलते नीड्स को समझने और उन्हें सपोर्ट दें तो एडोलेसेंस के चैलेंजेस को हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाता है। ऑटिज़म वाले जो एडोलेसेंट्स के चैलेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, तो ऑटिज़म वाले एडोलेसेंट्स को भी अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कुछ को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल लगता है, इसलिए वो दूरी बना लेते हैं। और कुछ लोग जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं उन्हें सोशल क्यूज समझने में दिक्कत होती है, जो उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। ये टाइम थोड़ा चैलेंजेस ज़रूर लाता है, लेकिन यही वो समय है जब एडोलेसेंट्स अपने फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। इसलिए समझ और सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं रोहन का ही, जो 15 साल का है। रोहन अब हाई स्कूल गया है और उसके दोस्त उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो अपने पेरेंट्स के डिसीजंस को चैलेंज करता है क्योंकि अब वो खुद अपने डिसीजंस लेना चाहता है। इस वजह से उसके पेरेंट्स से थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है। हाई स्कूल के इन नए इन्वायरमेंट में उसको अपने दोस्तों के साथ फिट होने का प्रेशर भी है और वो कभी कभी उनकी बात मानकर ऐसे डिसीजंस लेता है जो उसके लिए सही नहीं है, जैसे गलत कंपनी के साथ रहना। रोहन के मूड और बिहेवियर में भी काफ़ी उथल पुथल है। कभी वो बहुत एनर्जेटिक और हैप्पी होता है और कभी बिना किसी वजह से थोड़ा एंग्जियस या डिप्रेशन में चला जाता है, यानी डिप्रेस्ड फील करने लगता है। इस समय उसके पेरेंट्स का सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने डिसीजंस और आइडेंटिटी को अच्छे से समझ सके। ये छोटा एग्जाम्पल ये बताता है कि एडोलेसेंस के टाइम कैसे आइडेंटिटी, सोशल चेंजेस और डेवलपमेंट के चैलेंजेस एक एडोलेसेंट के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। अब देखते हैं ऑटिज़म वाले जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके लिए नॉर्मल लाइफ के बदलाव को समझना और उसे एडजस्ट करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। इसे कोप करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसे आसानी से समझा या समझाया जा सकता है। तो सबसे पहले कैसे इनको कोप करते हैं, इनसे निजात पाते हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ कोपिंग क्या होता है, जब एडोलेसेंट्स को लगता है कि वो अपने दोस्तों से थोड़ा अलग हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि उनकी लाइफ जैसी थी वो बदल गई है। इस बदलाव से कोप करने के लिए वो कुछ स्टेजेस से गुजर सकते हैं, जैसे कि एंगर यानी गुस्सा। तो उसमें क्या होता है, उन्हें गुस्सा आता है कि उनकी लाइफ क्यों अलग है। दूसरा है डिनायल यानी इनकार करना। तो वो कभी कभी ये मानने से इनकार करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। फिर आता है डिप्रेशन। उन्हें लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा, इस वजह से वो उदास हो जाते हैं। फिर एक्सेप्टेंस। धीरे धीरे वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ थोड़ी अलग है। फिर आता है एडेप्टेशन। वो अपने आप को नए तरीके से जीने के लिए तैयार कर लेते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये स्टेजेस ऑफ कोपिंग हैं और किस तरीके से वो इसको
पूरे स्टेज को पार करते हैं, इसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये स्टेजेस ऑफ कोपिंग जो हैं, ये स्टेजेस एक सीक्वेंस में नहीं होती हैं, कभी कभी साथ साथ भी हो सकती हैं, जो उनके और उनके परिवार के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। जब एडोलसेंट्स इन स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं तब उनके लिए पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो इस प्रोसेस को आसानी से समझ सकें और हैंडल कर पाएँ। अब देखते हैं पेरेंट्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस में। तो पेरेंटल सपोर्ट में सबसे पहले आता है फीलिंग्स को समझना। यानी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझें और उनके गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को मानें, बिना प्रॉब्लम को डिनाई किए हुए। दूसरा है ध्यान से सुनना। जब एडोलसेंट अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो उन्हें ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पेरेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। फिर आता है प्रॉब्लम्स को समझो लेकिन बढ़ा चढ़ा के नहीं। उनके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए लेकिन उनको और बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि ये एज ड्यूरेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना है। फिर आता है काउंसलिंग का सुझाव। अगर एडोलसेंट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेजिटेंट हो रहा है तो काउंसलिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उनको काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए और उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए, जिससे बहुत सारी डिटेल्स पता लगेंगी। फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स को देखना, जैसे कि बच्चा बहुत उदास है, इरिटेट हो रहा है, सोने या खाने में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, खुद की ही निंदा कर रहा है, दोस्तों से दूर रहने लगा है और अपने फेवरेट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट खोने लगा है। अगर ये सिम्टम जो है कंसिस्टेंट हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो सकता है इस टाइम पे। इंटरेस्ट्स को इंगेज करना। ऑटिज़म वाले बहुत से एडोलेसेंट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए वो इन इंटरेस्ट्स को अवॉइड ना करें, बल्कि क्रिएटिवली इंगेज करने की कोशिश करें। इससे उन्हें महसूस होगा कि उनकी वैल्यू हो रही है और उनको लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स और केयर गिवर्स सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि एडोलेसेंट अपने बदलाव को समझ सकें और उन्हें हैंडल करना सीख सकें। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एडोलेसेंट लड़की जिसमें ऑटिज़म है, स्कूल में अपने पीयर्स से यानी दोस्तों से थोड़ा अलग अलग फील करती है, क्योंकि उसको स्पेशल क्यूज समझने में दिक्कत होती है। धीरे धीरे वो समझने लगती है वो अपने क्लासमेट से अलग है। उसे जो है पहले गुस्सा आता है, फिर वो इसको डिनाई करने लगती है, लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट और काउंसलिंग से वो एक्सेप्ट करना शुरू करती है कि हर इंसान यूनिक होता है। आखिर में वो अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करके अपने रूटीन में वापस आने लगती है। इस प्रोसेस को स्टेजेस ऑफ कोपिंग कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी इन एडोलेसेंट्स विथ ऑटिज्म। जब एडोलेसेंट्स ऑटिज्म से डील कर रहे होते हैं तब उनका शारीरिक और सेक्सुअल डेवलपमेंट भी उनके दोस्त की तरह होता है। इस वजह से कुछ पेरेंट्स को कुछ कंसर्न्स होती हैं, जैसे अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस का डर होता है। फिर उसके बाद ये फिक्र होती है कि उनके बच्चे को हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी उन्हें इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर जैसे पब्लिक में मास्टरबेशन या इनअप्रोप्रिएट टचिंग को इनको लेकर भी एंजाइटी होती है। ज़्यादातर पेरेंट्स को सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स इन इश्यूज़ को पहले से ही एड्रेस करें। पेरेंट्स के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे इनिशिएट कन्वर्सेशंस, जैसे कि बातचीत शुरू करना। कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वक्त निकालो ताकि सेक्सुअलिटी पर बात कर सको, सिर्फ इंसिडेंट्स के बाद नहीं। यानी जब कोई चीज़ हो जाए उसके बाद बात करने का क्या मतलब है। तो पहले से ही बच्चों से इस बारे में थोड़ा थोड़ा बात करना अच्छा होता है। उसके बाद आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी सीधे सवाल पूछो। सीधे सवाल पूछना चाहिए बच्चों से। जानने की कोशिश करो कि उन्हें सेक्सुअलिटी के बारे में क्या पता है, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं और उनकी क्या कंसर्न्स हैं। फिर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन दो, उन्हें सही जानकारी दो और कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर करो।
सेक्सुअलिटी के बारे में। उसके बाद सेट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज सेट करो, क्लियर और रियलिस्टिक लिमिट्स बनाओ ताकि इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बाउंड्रीज वो समझ सकें। उसके बाद मॉडल कंफर्ट, यानी कंफर्ट मॉडल करो, उनको ये दिखाइए कि सेक्सुअल फीलिंग्स होना नॉर्मल है और इस पर बात करना ठीक है। इससे उनकी एंग्जाइटी जो है कम होगी। अब देखिए, ये सब चीज़ें करने के लिए पेरेंट्स को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को ये सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले बात करते हैं सीकिंग सपोर्ट, कहाँ कहाँ से पेरेंट्स को सपोर्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले पीयर सपोर्ट, यानी कि पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसी सिमिलर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और वहाँ से उनको काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिलेगी। दूसरा है स्कूल रिसोर्सेज, यानी एजुकेटर्स के साथ मिलकर गाइडेंस लेना चाहिए इस बारे में। उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प, यानी काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं जो इंडिविजुअल को सेक्सुअलिटी असेसमेंट दे, स्पेसिफिक नीड्स के लिए टेलर्ड सेक्स एजुकेशन जो है प्रोवाइड करे, बिहेवियरल स्ट्रेटजी सिखाए जो अप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर को प्रमोट करे और इन अप्रोप्रिएट एक्शंस को डिस्करेज करे। तो इस तरह से अगर पेरेंट्स जो हैं सेक्सुअलिटी को खुलकर और कॉन्फिडेंस के साथ एड्रेस करते हैं तो वो अपने एडोलेसेंट्स की मदद कर सकते हैं इस इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट एस्पेक्ट को समझने में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 16 साल का लड़का है जिसे ऑटिज्म है, अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसके पेरेंट्स कभी उस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन उस लड़के ने इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया जिसमें उसने पब्लिक में टचिंग की। पेरेंट्स इस इंसिडेंट के बाद अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन काउंसलिंग और एजुकेटर्स की हेल्प से उन्होंने लड़के के साथ ओपनली बात की, उसको एक्सप्लेन किया कि सेक्सुअल फीलिंग्स नॉर्मल हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट स्पेस में ही एक्सप्रेस करना ठीक होता है। तो इस गाइडेंस से लड़का अपने बिहेवियर को समझने और कंट्रोल करने में हेल्प मिली उसको, और इसको अच्छे से वो आगे कंट्रोल कर पाता है। चेंज इन एडोलेसेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एडोलेसेंस के दौरान लोग अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को समझने लगते हैं और सीरियस रिलेशनशिप्स पर ध्यान देने लगते हैं। इस प्रोसेस में कुछ की चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? इमोशनल ग्रोथ, यानी इस एज में बच्चे दूसरे लोगों के लिए प्यार करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। उसके बाद सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी, एडोलेसेंट्स इज्जत को बहुत महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उन्हें एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाए। वो अपने डिसीजंस को समझने और रिस्पेक्ट की मांग करते हैं। वो चाहते हैं लोग उनके डिसीजंस को समझें और उसकी रिस्पेक्ट करें। उसके बाद इनसाइट एंड गोल सेटिंग, तो इस एज के लोग अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं और अपने पर्सनल गोल्स सेट करते हैं। वो इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस, एडोलेसेंट्स सेल्फ रेगुलेशन सीखते हैं, यानी किस तरीके से अपने आप को रेगुलेट करना है, और सामाजिक जो नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं और कल्चरल ट्रेडिशंस जो होते हैं उनको बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं इस एज में। हालांकि इस दौरान कुछ मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट प्रोफेशनल सपोर्ट से हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक 15 साल का लड़का है रोहन, स्कूल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है। रोहन अब प्यार और रिस्पेक्ट का इम्पोर्टेंस जो है वो समझने लगा है। वो अपनी स्टडीज़ पर भी ध्यान दे रहा है क्योंकि उसने अपने करियर के लिए गोल्स सेट किए हैं, जैसे डॉक्टर बनना है। कभी कभी उसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स और काउंसलर की मदद से इनसे कोप कर रहा है। तो इस तरह रोहन अपने इमोशनल ग्रोथ और सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहा है एक अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखते हैं हाई रिस्क बिहेवियर्स इन एडोलेसेंस। लेट एडोलेसेंस एक ऐसा ट्रांजिशनल फेज है जहां टीन्स जो आमतौर पर हेल्दी होते हैं हाई रिस्क बिहेवियर्स और हेल्थ इश्यूज की तरफ जा सकते हैं। इस दौरान कुछ कॉमन हाई रिस्क बिहेवियर्स होते हैं। कौन कौन से हाई रिस्क बिहेवियर होते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर, कई बार टीन्स अपने बॉडी इमेज को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, जिससे वो डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया डेवलप कर सकते हैं। इस वजह से वो खाना कम खाते हैं,
या अनहेल्दी डाइट फॉलो करने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं मोटा हूँ, तो वो पतले होने के लिए खाना कम कर देते हैं। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, और ऐसे और कई ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद आता है रिस्क टेकिंग। एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग या एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते हैं। ये सब कुछ नॉर्म्स को चैलेंज करने और इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए होता है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसको वो चैलेंज करना चाहते हैं। इस दौरान एडोलसेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ भी डेवलप करते हैं। कौन कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो कॉम्प्लेक्स थॉट्स को समझने और एनालाइज करने की क्षमता जो है उनकी बढ़ती है इस एज में। एबिलिटी टू बिल्ड इंटीमेट रिलेशनशिप, वो दूसरे लोगों के साथ गहरी और संवेदनशील रिलेशनशिप बनाना सीखते हैं इस वक्त। फिर है अमेच्योर आइडेंटिटी, वो अपने अस्तित्व को समझने और अपने लिए एक मैच्योर आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। विलिंगनेस टू क्वेश्चन ओल्ड वैल्यूज़, एडोलसेंट्स पुरानी वैल्यूज़ को चैलेंज करने की इच्छा रखते हैं और नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये अक्सर देखा जाता है इस एज ग्रुप में। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक 17 साल की लड़की मीरा अपने बॉडी इमेज को लेकर परेशान है और सोशल मीडिया पर देखती है कि लोग कैसे दिखते हैं। वो खुद को स्किनी बनाने के लिए यानी पतला करने के लिए खाना खाना जो है वो बंद कर देती है, जिससे उसका हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगता है। इस वजह से उसका दोस्त उसे समझाता है कि खुद को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। मीरा धीरे धीरे समझती है कि हेल्दी रहना और खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है, और वो अपनी सोच और बिहेवियर को सुधारने की कोशिश करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एडोलेसेंस यानी 12 साल से लेके 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो फिज़िकल, इमोशनल और सोशल चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन और स्टडीज़ में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और सिर्फ 9 रुपये पे करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।